हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम अपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट 1833 ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अनदर 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया। ओके, इससे पहले जो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए रिन्यू किया था, तो वो जो टर्म था 20 ईयर्स का, वो 1813 से लेकर के 20 ईयर्स का था, जो एक्सपायर हो रहा था 1833 में। So that's why there was a need to bring a separate act to renew the charter. So Charter Act of 1833 was passed. Okay, तो इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे हम अभी कुछ समय में समझेंगे। ओके, तो इस एक्ट के फीचर्स को समझते हैं। ओके, तो पहला फीचर है द एक्ट ended the trade monopoly of East India Company over trade with China and in tea also। जैसा कि हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ख़त्म कर दिया गया था, सिवाय ट्रेड विथ चाइना और इन टी के। तो 1833 में क्या हुआ कि इन दो बची हुई जो मोनोपोली थी, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई मोनोपोली नहीं होगा इस इंडिया में ट्रेड करने के लिए, चाहे वो चाइना के साथ ट्रेड हो या फिर चाय का ट्रेड हो। किसी भी प्रकार का ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का अब नहीं होगा। ओके, दूसरा फीचर है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो था विलियम बेंटिक। भारत का मतलब ब्रिटिश इंडिया का। ओके, विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा फीचर है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द पावर टू सुपरिटेंड, कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह पावर दिया गया कि उसके पास यह पावर है कि वह जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है, उसको सुपरिटेंड, कंट्रोल एंड डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यह पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया। नेक्स्ट फीचर समझते हैं। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जो बॉम्बे और मद्रास के तो गवर्नर्स थे, उनसे उनका लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिया गया। इट मीन्स कि वो अब लॉ बना नहीं सकते हैं। उनकी जो लॉ बनाने की पावर थी, कानून बनाने की पावर थी, अपने प्रोविंसेस में, अपने कैपेसिटी में, अपने जुरिडिक्शन में, वो पावर उनसे छीन ली गई। और यह पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के दे दी गई कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब जो है गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। सो वी कैन से कि कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूनिफाइड हो गया अंडर वन कंट्रोल, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट कुछ और फीचर को समझते हैं। फिफ्थ फीचर है इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज कमर्शियल बॉडी के रूप में जैसा वह काम करती थी, वह सारी एक्टिविटीज अब खत्म कर दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजीशंस। जितने भी ब्रिटिश इंडिया के पोजीशंस है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी से बदल करके उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को आप कह सकते हैं मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो एज अ होल ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी के रूप में काम करती थी। बट अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू
ये सारा स्ट्रक्चर तो था ही, बट अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी एज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, या फिर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करेगी। ओके, तो यह कुछ चेंज आया स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है द कंपनी वॉज अलाउड टू रिटेन टेरिटोरियल पोजिशंस एंड रेवेन्यू फॉर अनदर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया गया कि वो जितने भी टेरिटोरियल पोजीशंस जो भी उन्होंने अभी तक जो भी टेरिटरीज कंक्वायर करके रखी है या फिर इलीगली ऑक्यूपाई करके रखे हैं उनको और रेवेन्यूज़ को रिटेन करके रख सकती है 20 ईयर्स के लिए, अनदर 20 ईयर्स के लिए, टू बी एडमिनिस्टर्ड इन ट्रस्ट। और उनको किनके बिहाफ में रखेंगे वो, तो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में। मतलब कंपनी टेरिटोरियल पोजीशंस और रेवेन्यूज को रिटेन करके रखेगी बट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। ओके, तो ये फीचर था 5th। नेक्स्ट फीचर को समझते हैं। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ वाज अगेन इंक्रीज टू 4 मेंबर्स। गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ा करके 4 कर दिया जाता है, क्योंकि पहले ओरिजिनली ही इस मेंबर की संख्या 4 थी, बट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू मेंबर की संख्या 3 कर दी गई थी, जो अगेन इस एक्ट के थ्रू 4 कर दिया गया है। जो चौथा मेंबर था वो एक नया लॉ मेंबर था, ठीक है, और इनका जो काम था कि एडवाइस देना ऑन लॉ मेकिंग फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। जैसा कि हमने अभी देखा कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से उनका लेजिस्लेटिव पावर भी छीन लिया गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या दिया गया था, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर इंटायर ब्रिटिश इंडिया। सो अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बनाने की पावर आ गई थी। सो दैट्स वाई देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट लॉ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यू कैन से गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो जो नया मेंबर था वो एक लॉ मेंबर था जिनका काम था एडवाइस देना ऑन लॉ मेकिंग, ठीक है। 7th फीचर था द एक्ट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकोले। इस एक्ट में एक यह भी प्रोविजन था कि एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा जिसके चेयरमैन होंगे लॉर्ड मैकोले। तो फाइनली 1834 में इस फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया जाता है, ठीक है। तो यही लॉर्ड मैकोले जो थे, जो इनके चेयरमैन थे लॉ कमीशन के, यही जो थे 4th मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यही आदमी जो थे वो 4th मेंबर थे, ओके। और इस लॉ कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन किया जाए और कोडिफिकेशन किया जाए ऑफ इंडियन लॉज, मतलब जितने भी इंडियन लॉज है सबको कोडिफाई किया जाए, सबको कंसोलिडेट किया जाए, ओके, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। तो यह फीचर था, 7th फीचर था। अब एक और फीचर समझते हैं जो कि लास्ट फीचर है, ओके। तो जैसा कि हमने देखा गवर्नर जनरल काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील और अल्टर एनी लॉ इन द इंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास क्या था, अथॉरिटी आ गई थी कि वो अमेंड कर सकती है, रिपील और अल्टर कर सकती है किसी भी लॉ को पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, चाहे वो ब्रिटिश ही क्यों ना हो, फॉरेनर ही क्यों ना, या फिर इंडियन ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो था जिसमें गवर्नर जनरल थे, 3 मेंबर जो ओरिजिनली थे और एक जो लॉ मेंबर ऐड किए गए थे, ये सब अब क्या कर रहे थे, मिल करके एक ऑल इंडिया लेजिस्लेचर फॉर्म किए। मतलब अब पूरे इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए अब ये लॉ बना सकते थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। तो यह एक लॉ मेकिंग बॉडी भी बन गई थी। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो पावर थी वो एग्जीक्यूटिव भी थी और लेजिस्लेटिव पावर भी थी, ओके। तो इनको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी मिल गई और लेजिस्लेटिव पावर भी मिल गई, ठीक है। तो यह 8th फीचर था। अब हम सेंट हेलेना एक्ट को के बारे में समझते हैं कि इसे सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है। ब्रीफ में समझते हैं कि इस चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। सेंट हेलेना बेसिकली एक स्मॉल आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में, जो कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। इसका लोकेशन मैं अभी आपको मैप पर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस लोकेशन पे
आपको सेंट हेलेना आइलैंड मिलेगा, जो कि एक ब्रिटिश का ओवरसीज टेरिटरी है। ओके, तो बेसिकली इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर फॉर शिप्स सेलिंग टू यूरोप फ्रॉम एशिया। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना राज किया करते थे, तो जैसे ही वो इंडिया से किसी भी तरीके के शिप्स को यूरोप भेजते थे, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर माना जाता था कि जो एशिया से जो शिप्स जाती थी यूरोप के लिए, वो यहाँ पर रुकती थी, आराम करती थी। ओके, इस आइलैंड पे। तो 1673 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला किंग सेकंड से, ब्रिटेन के किंग सेकंड से, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस आइलैंड को एडमिनिस्टर कर सकती है। तो इसका राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। सो फाइनली क्या हुआ, बाय चार्टर एक्ट 1833, चूंकि चार्टर एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ये सब इंडिया के लिए नहीं था, ये सब एक्ट थी कंपनी के लिए। तो जो भी चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजंस थे वो कंपनी पर लागू हो रहे थे। ओके, तो चार्टर एक्ट 1833 में से के चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या किया गया कि सेंट हेलेना आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन से वापस ले लिया गया, और इनका जो कंट्रोल था वो ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। अब यह कंट्रोल अब सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ओके, तो ये था चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।